Welcome back on my channel. In today's lecture, we will be studying about the immunity as I already said in the last class. पर बच्चों इम्यूनिटी पढ़ने के पहले हमें थोड़ी सी एक बात जाननी चाहिए कि हमने जो इतने सारे पैथोजेंस के बारे में सुना समझा, इतने सारी बातें की, ठीक है, उस सब से हम अफेक्ट ना हो, हमें डिजीज ना हो, ऐसे क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए? What should be the precautions if you want to become very healthy person, if you want to stay fit, you want to become disease free, you should be socially, mentally, physically healthy? What will be the precautions you need to take? इसके बारे में हम सब जानते तो हैं, पर हमें बार बार अवेयर होना पड़ता है, हमें वापस याद करना पड़ता है कि हमें कैसे हेल्दी रहना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ हाउ टू स्टे हेल्दी, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो तुम्हें पता नहीं है, पर फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, तो हाउ टू स्टे हेल्दी, सबसे पहली बात, किसी इंडिविजुअल को नहीं चाहिए कि वो डिजीज हो, उसको पैथोजेंस परेशान करें जिंदगी में। उसको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो होता है मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन होना जरूरी है इंसान की जिंदगी में। अगर कोई इंसान पर्सनली हाइजीनिक नहीं है तो वो पर्सन जो है वो बहुत सफर कर सकता है, डिजीज हो सकते हैं। पर्सनल लेवल पर हाइजीन के मेंटेनेंस में इंक्लूड करता है हमारे इंडिविजुअल लेवल पर क्लीन वाटर पीना, साफ खाना खाना, साफ पानी पीना, खाने को ढक के रखना, राइट, हमारे हैंड्स प्रॉपरली सैनिटाइज करना, हम हमेशा वॉश्ड क्लोथ्स पहने, ठीक है, हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए पसीना चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। वी शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंट्रोल दैट, एंड दैट विल बी टेकिंग अ बाथ, ठीक है। सो दीज थिंग्स अलॉन्ग विद दैट लाइफस्टाइल मेंटेनेंस भी थोड़ी सी होनी चाहिए, पर वो पर्सनल हाइजीन में काउंट नहीं होता। हाइजीन मैंने कि साफ सफाई खुद के लिए। एक और चीज आती है, होती है पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। सो पब्लिक हाइजीन, मैंने स्पेलिंग इधर रॉन्ग लिख दी थी क्या? अच्छा एक सेकेंड वापस से लिखती हूँ। पब्लिक हाइजीन, तो पब्लिक हाइजीन में क्या हो जाएगा कि हमारे आसपास की कम्युनिटी जहां पर हम रहते हैं वहां भी बहुत साफ सफाई हो, इंक्लूडिंग कि हम प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सिस्टम डेवलप कर सके हमारी जगह पे जहां हम रहते हैं। एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल हो, कोई भी एक्सक्रीटा कोई ऐसी सब्सटेंस जिसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक फीकल मैटर, ये सब किसी वाटर सोर्स में मिक्स ना हो, इसके प्रॉपर प्रिवेंशंस लिए जाएं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हों। इस प्रकार की चीजों से भी हम हेल्दी रह सकते हैं, बिकॉज अगर हमारी कम्युनिटी हेल्दी है तो डेफिनेटली हम भी हेल्दी हो सकते हैं। अदर देन दिस इट कुड बी, हम बोल सकते हैं कि हमें हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, फूड के अंदर भी, लाइफ के अंदर भी, ठीक है। वी शुड चेंज अवर लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। वी शुड इंक्लूड एक्सरसाइजेज, योगा, ठीक है, then pranayams in our lifestyle so that we can maintain a good health, okay। इसके अलावा हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ इन सब से डिजीज नहीं होती, कई बार काफी सारे वेक्टर्स भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो वी शुड टेक इन, वी कैन से, वी शुड अंडरस्टैंड दैट हमारे आसपास में कोई बहुत सारे इंसेक्ट्स इकट्ठे नहीं हो रहे हो, रादर वी शुड बी वेरी मच, वी कैन से सफिशिएंट इनफ कि हम पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स करवा सके, मस्कीटोज को हमारे आसपास ज्यादा इकट्ठा ना होने दें, लाइक दैट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि मस्कीटो है, अब मस्कीटो जो होता है उसके लार्वास को एक फिश खा जाती है, उसको बोलते हैं गैम्बूजिया फिश। तो गैम्बूजिया फिश का कल्चर कर सकते हैं हम आसपास में, जहां पर पानी स्टैगनेंट इकट्ठा हो रहा है वहां पर गैम्बूजिया फिश कल्चर करके, ताकि मस्कीटो की लार्वा को वो खा जाए, ठीक है। ईट्स मस्कीटो लार्वास, ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है। इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, हमें जनरल पेस्ट कंट्रोल भी करवाते रहना चाहिए बीच में, लाइक कॉकरोच वगैरह नहीं हो हमारे आसपास, रोडेंट्स नहीं हो। याद करो, तुम याद करोगे अगर तो तुम्हें ध्यान आएगा कि प्लेग डिजीज में चूहे से भी डिजीज फैल रहा था। तो सिर्फ मस्कीटो नहीं, इनफैक्ट और भी बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए।
ठीक है, तो हम बोलेंगे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करवाना ताकि पेस्ट मैनेजमेंट हो सके। और इनके भी अलावा हमें टेक्नोलॉजीज की भी हेल्प लेनी चाहिए और हमें वैक्सीनेशंस भी करवाते रहना चाहिए। जो वैक्सीनेशंस प्रोग्राम आते हैं हमारे सामने, दे आर देयर फॉर आवर हेल्थ ओनली, नोबडी एल्सेस हेल्थ डेफिनेटली। तो वैक्सीनेशन में जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इन सब के भी वैक्सीन अवेलेबल रहते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो कोविड, इन सब के भी वैक्सीन अवेलेबल रहते हैं। तो जिनके वैक्सीन अवेलेबल हैं वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत हमें भी वैक्सीन लगवाने चाहिए एटसेट्रा। ये सब कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिसकी मदद से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, राइट। तो हेल्दी रह सकते हैं इन सब के कारण से, लेकिन फिर भी कई बार हमारे को डिजीज हो जाती है, ठीक है। और उससे बचने के लिए हमारा एक सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए बॉडी का, और उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? विल इट बी डाइजेस्टिव सिस्टम और इज इट गोइंग टू बी सर्कुलेटरी सिस्टम? इट विल बी नन अदर देन आवर इम्यून सिस्टम। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों, उसका हेल्दी रहना बड़ा जरूरी है। अगर इम्यून सिस्टम हेल्दी रहता है तो हमारे काफी हद तक डिजीज प्रिवेंशन तो इम्यून सिस्टम अकेला खुद ही कर लेता है अपने दम पे। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिजीजेस बियॉन्ड इम्यून सिस्टम एक्शन कर जाती हैं। कई डिजीज ऐसे भी होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट कर देते हैं, ताकि आप इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग ना रहें और पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी मतलब हम इम्यून हैं किसी चीज के प्रति। दैट मीन्स कि हमारी कैपेबिलिटी है उससे फाइट करने की, ठीक है। तो इम्यूनिटी इज बेसिकली द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट द अटैक ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं हमारी बॉडी की टेंडेंसी डिजीज से बचने की, इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ओके। सो इम्यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल रेजिस्टेंस of the body to prevent any infection, ठीक है। और एक और डिफाइन क्या कर सकते हैं? टेंडेंसी ऑफ बॉडी एंड टेंडेंसी ऑफ बॉडी to fight against diseases, ये होता है इम्यूनिटी, ठीक है। अब इम्यूनिटी में हमें कुछ बातें ये समझनी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे बर्थ होता है हमारा, तो हमारे पास काफी सारे ऐसे काबिलियत होती है, शक्तियां होती है कि हम डिजीजेस से बच सके। उसमें क्या क्या शामिल होगा, उन सबको हम कैटेगराइज करेंगे इनेट इम्यूनिटी में। और ऐसा भी होता है कि हम हमारी लाइफ टाइम में कुछ रेजिस्टेंस एक्वायर करते हैं किसी ना किसी इन्फेक्शन के बाद में, अब हमें वापस से वो इन्फेक्शन नहीं हो रहा, ऐसे भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बच्चों इम्यूनिटी के दो सब टाइप्स हो सकते हैं, एक सब टाइप होता है इनेट इम्यूनिटी, एक सब टाइप होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैं दोनों ही आपके सामने यहाँ लिख रही हूँ एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन, ठीक है। तो देखो, एक होता है इम्यूनिटी के अंदर सब टाइप, दिस इज गोइंग टू बी इनेट इम्यूनिटी। इन नेटल, इसका भी वर्ड रूट तोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, इननेट, ठीक है। और एक होता है एक्वायर्ड अडेप्टिव, ठीक है। इननेट का मतलब होता है इन नेटल, इन नेटल, और नेटल का मतलब होता है बाय बर्थ। तो हम क्या बोलेंगे इननेट इम्यूनिटी को? बाय बर्थ इम्यूनिटी है ये, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कि हमारे को बर्थ से क्या क्या शक्तियां मिल चुकी हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द पावर्स वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस फ्रॉम माय बर्थ, फ्रॉम योर बर्थ, और क्या क्या ऐसी चीजें जो कि हमने लाइफ टाइम में एक्वायर की शक्तियां जिनसे कि हम पैथोजन से बच। शक्तियां बोल रही हूँ मतलब मैं कोई हैरी पॉटर मूवी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, पर यहाँ पर ये समझना कि ये शक्ति ही है एक प्रकार की, इट इज अ पावर ऑफ योर बॉडी। इम्यूनिटी इज काइंड ऑफ पावर ऑफ योर बॉडी and you should maintain your immunity because it will determine the power of your body, right? तो हमें बहुत immunity maintain करके चलना चाहिए। अच्छा,
अब देखते हैं इनेट बाय बर्थ। बाय बर्थ इम्यूनिटी के अंदर बच्चों बहुत सारे टाइप्स हमारे सामने आएंगे, तो मैं यहाँ 1 बाय 1 सबको लिख रही हूँ। एक हमारे पास में आएगा बैरियर्स टू इम्यूनिटी बोलते हैं हम इनको। फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है, एक होता है बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी है ये। फिजिकल बैरियर एक होता है हमारे पास में साइटोलॉजिकल बैरियर, एक होता है हमारे पास में फिजियोलॉजिकल बैरियर, और एक होता है हमारे पास में साइटोकाइनिन बैरियर। ये सब बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इट विल बी बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका नाम होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मैं सब बताऊंगी डिटेल में अभी तुम लोगों को। और एक आती है हमारे पास में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारे जो जो चीजें हम पढ़ने वाले इम्यूनिटी में उन सबको मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब देखो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इन सबको हम समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगी कि तुम बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास में बचपन से WBCs हैं कि तुमने बाद में डेवलप किए? ऑब्वियसली हमारे पास में बचपन से WBCs है, बिकॉज वो हमारे ब्लड सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो WBCs बचपन से है। क्या हमारे पास में स्किन बचपन से है या बाद में मिली थी? ऑब्वियसली बचपन से है। क्या हमारे पास में हमारी बकल कैविटी के अंदर सलाइवा सिक्रेशन बचपन से होता है या बाद में किसी कारणवश होना चालू होता है? बचपन से होता है, राइट। हमारी आंखों में आंसू बचपन से आते हैं, हमारे स्टमक में HCl बचपन से होता है। इन सब चीजों को बचपन का प्यार बोल सकते हैं अपन, इनको भूल नहीं जाना रे, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये तो बाद में आई। हमारा बचपन का प्यार कौन है? इनेट इम्यूनिटी है। और इनेट इम्यूनिटी हमने डेवलप नहीं की, हमारे पास में ऑटोमेटिकली आई है एज अ गिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे बोलती हूँ कि हेयर वगैरह जो चीजें हैं ये डेवलपमेंट कोई कारणवश नहीं होता है, दिस इज ऑटोमेटेड थिंग, अपने आप होने वाला है। तो ये भी हमारे इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्ट होना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया अगर, तो उसके अगेंस्ट चालू हो जाती चीजें काफी सारी, वो अक्वायर हो सकता है ना। लेकिन नॉर्मली भी काफी चीजें होती हैं तो उनको हम इनेट में शामिल करते हैं। एक एक करके समझ में आएगा, इतना इजीली नहीं, ठीक है। अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम शायद सब बातें रिलेट कर पा रहे होगे, जो लोग पहली बार को पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, तो हम इमेजिनेशन में सबसे पहले मैं तुम लोगों को इनेट इम्यूनिटी पढ़ा रही हूँ डिटेल में, और आई विल बी राइटिंग एवरीथिंग इन द इनेट इम्यूनिटी ऑल्सो। और मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास एक स्लाइड है, हाँ है, 1 सेकेंड। इनेट इम्यूनिटी समझा रही हूँ सबसे पहले। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? दिस इज इम्यूनिटी प्रेजेंट, तो जो प्रेजेंट का शॉर्ट फॉर्म में +NT लिखती हूँ कई बार, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिए प्लीज कि मैं प्रेजेंट मतलब सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मेरा ध्यान है लिखने में तो मैं तो प्रेजेंट लिखूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे लिख देती हूँ प्रेजेंट को। तो इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप लोगों को सडनली बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ गई, परफ्यूम वर्फ्यूम किसी ने डाल दिया तो छींक आती है, कोई इंसान अपने घर पे पेंट करवा रहा है तो छींक आती है, कभी डस्ट चली गई तो भी छींक आती है, कभी कभी बैक्टीरिया या वायरस चली गई तो भी छींक आती है। मतलब कि छींक आना एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जो कि अलग अलग टाइप की चीजों के लिए प्रोड्यूस हो सकता है। खांसी आना भी एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जो कि अलग अलग चीजों के लिए प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्पेसिफिक नहीं है ये कि अगर पेंट की खुशबू आएगी तो ही छींक आएगी, बाकी किसी भी केस में छींक नहीं आएगी, तो वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता। वैसे इनेट इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इट इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये किसी एक चीज के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसको मतलब ये बायस्ड नहीं है ना, ये नॉन बायस्ड है, ये सबके लिए सेम तरीके से एक्शन करती है। तो ये हुआ इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ऑल्सो। इसमें सबसे पहले हमारे पास में कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें इम्यून बनाते हैं। इसका फर्स्ट टाइप होता है फिजिकल बैरियर, इनेट इम्यूनिटी का सब टाइप है। फिजिकल बैरियर, हमारे पास में फिजिकल बैरियर में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास में स्किन, एक होता है हमारे पास में म्यूकस। एक्चुअली देखें तो तीन चीजें होती है, हेयर भी होते हैं हमारे,
फिजिकल बैरियर टू इम्यूनिटी। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? पैथोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और कोई एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। फंगस भी है, वायरस भी है, और बैक्टीरिया भी है, प्रोटिस्टा भी है, और क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो क्या हमारी स्किन सिर्फ वायरस को नहीं आने देती और बैक्टीरिया को आने देती है? ऐसा तो नहीं है, ये इन सभी चीजों को बाहर रोक देती है। ये हमारे लिए किसी भी चीज को एंट्री का मोड नहीं देती। स्किन हमारा एक फिजिकल बैरियर है जो कि हमारी इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलॉन्ग दैट म्यूकस, जो हम खाना खाते हैं तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा तो होता ही है, पर म्यूकस भी होता है। फेरिंग्स में भी सलाइवा, फेरिंग्स से ही म्यूकस होता है। नोज के अंदर भी म्यूकस होता है। तो ये जो म्यूकस प्रेजेंट है, नेजल म्यूकस, फेरेंजियल म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट में म्यूकस होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस होता है। ये सभी जगह का जो म्यूकस होता है ये पैथोजन के लिए एक दलदल है। ठीक है, अगर इस दलदल में पैथोजन फंस गया तो फिर वो पैथोजन को मारने के लिए पूरी कोशिश करी जाएगी WBC के द्वारा। ठीक है, ये किस प्रकार की बात हुई? म्यूकस एक दलदल ऐसा है कि हमने कोई चोर देखा, हमने उस चोर को पकड़ के रखा कब तक, जब तक कि पुलिस ना आ जाए। तो जो चोर को पकड़ के रख रहा है वो म्यूकस है, और पुलिस जो है वो WBC है। ठीक है, और चोर पैथोजन है ऑब्वियसली। तो ऐसे करके फिजिकल बैरियर मतलब कि कुछ फिजिकल प्रेशर से हम पैथोजेंस को बॉडी में एंटर होने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। राइट, ऐसे हमारे नोज के अंदर हेयर जो होते हैं वो भी हमारे बॉडी में नेजल म्यूकोसा के थ्रू पैथोजेंस के आने को रोकते हैं, उसको स्टॉप करने की ट्राई करते हैं। सो दिस इज वन पॉइंट कि फिजिकल बैरियर टू इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। ठीक है, सो ये स्किन हो गया, म्यूकस हो गया एंड हेयर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर ये भी नॉन स्पेसिफिक है, इसको भी समझाती हूं मैं। इसके अंदर हमारे जो एग्जाम्पल शामिल होते हैं वो होता है HCl इन स्टमक, टीयर्स इन आईज, ठीक है, देन इट विल बी सलाइवा इन बक्कल कैविटी। अब मैं म्यूकस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सलाइवा पूरे की बात कर रही हूँ। ठीक है, एटसेट्रा। अब ये सब क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल बैरियर हो। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब कोई सीक्रेशन है और इस सीक्रेशन के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन के कारण से पैथोजन टूट रहा है, मर रहा है, ऐसा कुछ। यहाँ तो दलदल था, है ना, रोक के रखा था। यहाँ पर दलदल नहीं है, कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण से यहाँ पर टूट फूट जाएगा हमारा पैथोजन, अगर गलती से बॉडी में आ जाता है तो। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि HCl के अंदर बहुत सारे फंजाई अपने आप ही मर जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आप ही मर जाएंगे, बिकॉज ये एसिडिक एनवायरनमेंट है और इतने एसिड के अंदर काफी सारी चीज सर्वाइव नहीं कर पाती। हमारी टीयर्स इन आईज, सलाइवा इन बक्कल कैविटी, ये सब जगहों पर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बच्चों बैक्टीरियोलाइटिक इन नेचर होता है। ये बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देता, डैमेज कर देता है पूरा, अगर इसने बैक्टीरिया के ऊपर एक्शन कर दिया तो। इट इज बैक्टीरियोलाइटिक इन एक्शन, मतलब बैक्टीरिया को तोड़ देने वाला है। ठीक है, थर्ड हमारे पास में आता है वो होता है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर जो होता है बच्चों, उसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं उन सेल्स के एग्जांपल मैं यहां लिख रही हूं। वन इज PMNL। इसका तुम्हें नाम भूलने में आता है कई बार, पर अगर तुम इस सेल को याद रखो कि ये सेल दिखता कैसा है तो शायद तुम कभी भी नहीं भूलोगे। PMNL इज अनदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल्स। इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर leukocyte, which is also known as neutrophil। ठीक है, ये देखो, तो जो ये PMNL है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा सा दिखेगा, देखो ऐसा कुछ। इसका न्यूक्लियस कैसे दिखेगा, देखना ऐसा कुछ। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर तुम लोगों के लिए जानबूझ के इमेजिनेशन बनाया कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है। देखो, तो पॉली मतलब कि मल्टीपल, मॉर्फो मॉर्फोलॉजी वाला, न्यूक्लियस
मल्टीपल लोब्स वाला न्यूक्लियस है, ऐसा ये ल्यूकोसाइट, ऐसा ये डब्ल्यूबीसी है। इस डब्ल्यूबीसी के पास में मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, ऐसा ये न्यूक्लियस है, और ऐसे न्यूक्लियस वाला ये ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रोफिल सेल। इसके अलावा और भी सेल्स होते हैं, तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के अलावा होते हैं मोनोसाइट, और होता है मैक्रोफेज। ठीक है, ये सब के सब फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं बच्चों, ये सब के सब फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। दे विल बी एबल टू ब्रेक डाउन दी पैथोजन, फैगोसाइट होते हैं ये। ठीक है, इमेजिन करते हैं, मान लो कि एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, रफ बनाया मैंने डायग्राम। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होगा, अभी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जैसे ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही क्या करने वाला है, ये इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करने वाला है, इस बैक्टीरिया को खा जाएगा ये। ठीक है, और खा कैसे जाएगा, इसके आसपास में पहले स्यूडोपोडियाज बनाएगा ऐसे करके, और उसके भी बाद में ये उसको एनगल्फ ही कर लेगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो मैं तीसरा वापस से बना के दिखा रही हूँ, आई एम मेकिंग द स्टेप्स फॉर ऑल ऑफ यू। ऐसे एनगल्फ ही कर लेगा पूरा, और फिर बाद में इसको तोड़ फोड़ देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा इनटू पीसेस, फ्रेगमेंटाइज कर देगा, और इनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये ऐसे करके न्यूट्रोफिल भी, मोनोसाइट भी और मैक्रोफेज भी, तीनों के तीनों फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी सेल्स होते हैं क्या, डेफिनेटली यस, वो सेल्स का नाम होता है एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन कैसे होता है दिखाती हूं। मान लो कि नेचुरल किलर सेल्स बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, तो अब जो ये एनके सेल्स अगर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाते हैं बाय चांस, तो वो कैसे काम करते हैं देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो एनके सेल अगर कांटेक्ट में आ गया इसके, तो एनके सेल कुछ ऐसे प्रोटीन्स बना के बैक्टीरिया के पास भेजेगा। कैसे प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो होंगे वो यहाँ से सीक्रेट हो रहे होंगे इसके द्वारा, और जाके बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे। इन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे पोरिन चैनल्स, पोरिन चैनल्स। ये बैक्टीरिया में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि ससुरा समझ ही नहीं पाएगा कि ये पानी अंदर आने दे या पानी बाहर जाने दे, और इस हिसाब से इसमें इतना सारा पानी एंटर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा इसका फूल चुका होगा, और ये ऐसा होके फूट जाएगा, इट विल रप्चर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा एनके सेल जो है ये क्या करता है, इट इंट्रोड्यूसेस सम पोरिन चैनल्स इन द bacterial surfaces or pathogen surfaces and causes the rupture of the complete bacterial or pathogen cell। ठीक है, तो ये क्या करता है, introduces परफोरेंस, बोलते हैं ना, पोरिन नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा परफोरिन बोलना। मैं यहाँ से इसको हटा के वापस लिख रही हूँ परफोरिन चैनल्स बच्चों। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इसके लिए, इंट्रोड्यूस परफोरिन चैनल इन pathogen causing its rupture, उसको पूरा तोड़ देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी सेल्यूलर बैरियर्स। तो हमने क्या क्या देखा अभी कि इनेट इम्यूनिटी में हमारे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, हमने 3 बैरियर्स देखे अभी तक। अच्छा, ये सभी के सभी नॉन स्पेसिफिकली एक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने कहा कि कोई बैक्टीरिया मान लो टीबी कॉज करने वाला है, तो उसको न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उसको भी फैगोसाइटाइज करेगा। ठीक है, अगर मैंने कहा मान लो कि कोई वायरस आ रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको भी फैगोसाइटाइज करेगा। अगर कोई पैरासाइट आ रहा है तो उसको भी फैगोसाइटाइज करेगा। ये नॉन स्पेसिफिक तरीके से सभी को फैगोसाइटाइज करने वाला है। एनके सेल्स सभी में परफॉरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सभी को फोड़ सकते हैं, रप्चर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन हो। अच्छा, तो ये सब चीजें हमारे सामने अभी आई, और हमने ये इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े। एक और टाइप हमारा बाकी है इनेट इम्यूनिटी का, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ इधर।
नेक्स्ट डी नाम से, ठीक है। तो दैट विल बी साइटोकाइनिन बैरियर। तो स्टूडेंट्स साइटोकाइनिन बैरियर्स क्या होते हैं? साइटोकाइनिन बैरियर्स में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ, उसका नाम होता है इंटरफेरॉन, ठीक है। एक और एग्जांपल बताती हूँ, नाम होता है इंटरल्यूकिन, ठीक है। तो ये जो साइटोकाइनिन, फिर से वर्ड रूट तोड़ना मेरी आदत है शुरू से, तो मैं आप लोगों को वर्ड रूट तोड़ के बताऊंगी। साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है सिग्नल या मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो सेल्स के बीच में कुछ कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि सेल एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है। सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की तरफ जाते हैं। तो इंटरफेरॉन क्या होता है हम समझते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। मान लो कि हमारे एक कोई सेल है बॉडी, इसको लिवर सेल या कुछ भी मान सकते हो तुम, ठीक है। ये कोई सेल है बॉडी का, इस सेल के अंदर आ गया है वायरस, ठीक है। इस सेल के अंदर आ गया है वायरस, ठीक है। ये वायरस आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूं, ये सेल को बहुत मजा आ रहा होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। ये सेल को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होगा। अच्छा, ये सेल के अंदर वायरस आया है, तो क्या पास वाले सेल में भी वायरस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इस वायरस का रेप्लिकेशन होगा इस सेल में, और ये वायरस बाकी के सारे सेल्स को अफेक्ट करने वाला है, ओके। तो ये सेल का क्या कर्तव्य बनता है कि क्या ये बाकी सब सेल्स को मरने दे या फिर ये उन सेल्स को बचाने के लिए कुछ तो करे। ये वाला सेल क्या करेगा, वायरस के किसी एक आदि प्रोटीन को उठाएगा और उठा के अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उसको एक्सप्रेस करेगा झंडे की तरह, ठीक है। ऐसे जैसे कि तुम ऐसे इमेजिन करो कि कई बार ऐसा होता है कि लोग माउंटेन्स की चढ़ाई कर रहे होते हैं बर्फबारी में, तो वो लोग फ्लैग्स लेके जाते हैं और वो फ्लैग दिखाते हैं कि हम किसी समस्या में हैं। अगर वो दब भी जाते हैं आइस के अंदर, तो वो फ्लैग ऊपर कर देते हैं। वो फ्लैग क्या हो जाता है, एक निशानी है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति परेशानी में है, और उसको देखते हुए बाकी लोग उसको आके बचा सकते हैं। वैसे ये फ्लैग हो गया ठीक है, ये फ्लैग हो गया। इस फ्लैग को रिप्रेजेंट करके बाहर WBC को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना चाहिए इनको, तो इसके अलावा ये बाकी के सेल्स को बचाने के लिए कुछ एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स का शॉर्ट फॉर्म होता है INF। ऐसे इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स वायरस के रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स के प्रोडक्शन को बंद करते हैं। दे विल इनहिबिट दी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर वायरल रेप्लिकेशन, इनहिबिट्स दी एंजाइम्स, ठीक है। डायरेक्टली इनहिबिट करेंगे क्या? नहीं, RNA को इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट्स दी RNA so that viral replicating enzymes are not formed. In other cells, ठीक है। तो आसपास के सेल्स जितने भी हैं, उन सेल्स को आगाह कर देंगे कि तुम्हारे पास भी वायरस आ सकता है, और वो तुम्हारे से ये एंजाइम बनवाएगा, तो तुम उसके ये एंजाइम्स मत बनाना। ये कैसे टाइप का हुआ, ये वैसे टाइप का हो गया कि मान लो कि कुछ लोगों ने चोरी करना स्टार्ट की और लोकल लोगों ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। लोकल लोगों ने बोला कि 2 लोग आएंगे, रेड कलर की टी-शर्ट में आएंगे, और ये लोग आके तुम्हारे घर को खटकाएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे घर में कोई कूलर या टीवी खराब हुआ है क्या, और तुम बोलोगे कि हाँ हुआ है, तो वो घर में एंटर होके तुम्हारे घर का सब सामान चोरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक आगाह हो गया, राइट। तो उस जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई है वही ऐसे बताएगा ना, राइट। वैसे ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है, ये बाकी सब सेल्स को बोलेगा कि सुनो, तुम्हारे पास में ये वायरस आ सकता है। इस वायरस के आने के बाद में तुम्हारे सेल के अंदर ये एंजाइम्स बनवाएगा। इसके लिए RNA जो है उसको इनफंक्शनल कर देना, ताकि बाकी सब सेल्स जो है मेरे साथी वो अफेक्ट ना हो इस इन्फेक्शन से। इंटरफेरॉन्स का ये फंक्शन होता है बच्चों। Interferons will inhibit the RNA so that viral replication enzymes are not synthesized. This is the function of interferon, ठीक है। तो इंटरफेरॉन जिस हिसाब से वायरस को इनहिबिट करते हैं, वायरल रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स कहला सकते हैं ये। देखो कितना बढ़िया, हमारी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है, क्या क्या चीजें कर रही है अंदर अंदर। हम तो बोल देते हैं कि हमारी बॉडी तो बकवास है, बहुत इजी होता है बोलने के लिए, पर हमें पता भी नहीं होता कि इंटरनल लेवल पर क्या क्या काम आपकी बॉडी में एक्चुअली में चल रहे हैं।
वायरल रेप्लिकेशन इनहिबिटर लिखना था मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दिस इज डन, इंटरफेरॉन्स क्या होता है, इसके बाद में आते हैं इंटरल्यूकिन्स। अब तो इंटरफेरॉन्स हमने देख लिया, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स क्या होता है, हमारे पास कितने टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं, हमारे पास में बहुत सारे टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं। डब्ल्यूबीसीज के नाम बोलती हूँ थोड़े बहुत, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो क्या ये सब के सब हमारी डिफेंस आर्मी है, बॉडी की आर्मी है। तो क्या बॉडी की आर्मी एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करनी चाहिए कि इनके आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है। मालूम पड़ रहा है कि एक मैक्रोफेज ऑलरेडी जा चुका है किसी पैथोजन को खाने के लिए, तो क्या हमें बाकी के बॉडी के सारे मैक्रोफेज को भी वहां भेजना चाहिए? नो, इनके अंदर आपस में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन होते हैं इन बिटवीन ल्यूकोसाइट, कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, सिग्नलिंग एजेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी साइटोकाइनिन बैरियर्स। तो हमने इसके साथ में क्या क्या पढ़ लिया, हमने इनेट इम्यूनिटी की सारी चीजें पढ़ ली। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, देखो हमने काफी चीजें पढ़ी हैं बच्चों अभी तक, इसको मैं हाईलाइट करूंगी जो हमने भी पढ़ा है। ये इमेज के अंदर और भी एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं, पर हमने अभी सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ा है। देखते हैं, तो हमने पढ़ लिया है हमारे पास में इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं स्किन, हेयर और म्यूकस। इसके अलावा हमने पढ़ा है इनेट इम्यूनिटी में हो सकते हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। हमारे पास में फैगोसाइट्स हो सकते हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें और बताई हैं जिनका नाम है इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, जिनको हम साइटोकाइनेंस बोलते हैं, और वो इस डायग्राम में हमें नहीं मेंशन है, ओके। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो बच्चों अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, राइट। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से मालूम पड़ रहा है एक्वायर किया जाएगा लाइफ टाइम में किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। और ये एक्वायर कैसे किया जाता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है। बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन जो भी इम्यूनिटी हम अक्वायर करते हैं उसको हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही नाम देते हैं, ठीक है। सो अभी हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, देखो हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ने वाले। और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारी टर्म्स न्यू इंट्रोडक्शन में हमारे सामने आने वाले हैं। So students, now we will be studying what is acquired immunity. अब हमने ऑलरेडी इनेट इम्यूनिटी पढ़ लिया है, अब हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझना चाहिए। तो देखिए इनेट में हमने जस्ट अभी ये देखा कि फिजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, ये सब बैरियर होते हैं। इसके अलावा भी और कोई बैरियर होता है क्या, ठीक है। सो साइटोकाइनिन बैरियर भी होता है जिसको मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर क्या होता होगा, हम ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और हमारी को जो डिजीज कॉज करते हैं एजेंट्स उनको हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन आ जाता है बाय चांस, हमारी बॉडी उस पैथोजन के द्वारा कॉज्ड इन्फेक्शन से फाइट करती है। पैथोजन हमारी बॉडी में आने के बाद में कहाँ जा सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि पैथोजन किसी ह्यूमर में चला जाए। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड, जिसमें जनरली हम बात कर रहे थे ब्लड या लिम्फ की, या तो फिर वो पैथोजन किसी सेल के अंदर जाके सेल को भी अटैक कर सकता है। इसका सिंपल मतलब ये, पैथोजन 2 जगह पर मेनली जा सकता है, या तो वो ह्यूमर के अंदर हो सकता है ब्लड लिम्फ वगैरह में, या तो फिर वो हो सकता है किसी सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ही पैथोजन बॉडी में आएगा, बॉडी के डब्ल्यूबीसीज उस पैथोजन से फाइट करने की पूरी ट्राई करेंगे, और हो भी सकता है कि हम उस डिजीज को कॉन्कर कर जाए, हम उस डिजीज से ठीक हो जाए, इन्फेक्टिव डिजीज से।
और उस इन्फेक्टिव डिजीज से ठीक होने के बाद में जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी ने अक्वायर की है उस इम्यूनिटी को हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी जो लड़ भिड़ के हमने जीती है, हासिल की है, उस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये हमारे पास में जो डायग्राम सामने दिया हुआ है ये क्या दिखा रहा है, हमारे पास में डायग्राम के अंदर जो ब्लू में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इट इज अ वायरस। और हमारी बॉडी के अंदर जब ये वायरस आया है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट डेवलप हुए हैं, बने हैं। किसने बनाए होंगे? ऑब्वियसली WBCs में से किसी ने बनाए होंगे। एंटीबॉडीज को फॉर्म करने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं हम यहाँ पर अक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ पॉइंट्स पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इन सब वर्ड्स तक आएंगे। पहला मैं तुम लोगों को एक टर्म समझाती हूँ, लेकिन इसके पहले एक डेफिनेशन लिख देती हूँ अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। The immunity which is acquired in the lifetime of any individual, which is acquired, बर्थ से नहीं मिली है, ठीक है, लाइफ टाइम में अक्वायर हुई है। acquired in the lifetime of any individual will be acquired immunity. acquired immunity, ठीक है। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, मैंने कहा 2-3 टर्म्स में समझाऊंगी आप लोगों को। पहले तो पहला हम एक टर्म समझते हैं कि हमारी बॉडी में पैथोजन पहली बार के लिए आया जिंदगी में, ठीक है। मतलब कि ये कोई इंडिविजुअल है, इसके बॉडी में कोई पैथोजन पहली बार को आया, ठीक है। तो कोई पैथोजन का अटैक हुआ, ये इंडिविजुअल बन गया एक इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन को मैं इन्फेक्टेड पेशेंट भी बोल सकती हूँ बिकॉज ये कोई डिजीज सफर कर रहे हैं। और इस व्यक्ति के बॉडी में क्या हुआ है, WBCs का लेवल राइज हुआ है डेफिनेटली, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी हुआ है, पर ये पहली बार मिला है, ठीक है। पैथोजन से इन्फेक्टेड पर्सन का इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम में हमारी बॉडी इतना सडनली ढेर सारे एंटीबॉडीज नहीं बना देगी इस पैथोजन के अगेंस्ट, राइट। हमारी बॉडी को समय भी लगेगा रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इस पैथोजन में कौन सा चीज नॉन सेल्फ है जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाएं, ठीक है। तो इन सब चीजों में थोड़ा समय भी लगेगा, बॉडी का रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा। हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो तो करेगी, पर ये इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि थोड़ा देर से शो हुआ होगा, इस कारण से पैथोजन जो है हमारी बॉडी में नंबर में डिवाइड कर चुका होगा, और हमें डिजीज हुई होगी सीवियर थोड़ी बहुत। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि डिजीज हुई ही नहीं, ना के बराबर, ऐसा नहीं। पहली बार पैथोजन का अटैक हुआ है, इन्फेक्टेड पेशेंट जो है इसकी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स तो शो किया है, पर वो इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, बहुत शॉर्ट, मतलब ऐसे मानेंगे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए हमारा इम्यूनिटी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बट the response is little slow, ठीक है, एंड पर्सन गॉट डिजीज्ड, इतने में तो पर्सन को डिजीज हो गया। बच्चे लोग इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस रिस्पॉन्स को बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी ने एक प्राइमरी रिस्पॉन्स शो किया है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या मैंने कहा, एंटीबॉडीज बनेंगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। मैंने कहा कि एंटीबॉडीज बनेंगी तो समय लेंगी, इतनी ज्यादा नहीं बनेंगी जितनी कि वो बन सकती थी, क्योंकि ये पहली बार का इंटरेक्शन है, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हम बोलेंगे कि एंटीबॉडीज का टाइटर कम होगा। टाइटर का मतलब क्या हो जाता है, टाइटर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो कॉन्सेंट्रेशन में बनी है, ज्यादा नहीं बनी ढेर सारी, ठीक है। अगर बाय एनी चांस ये पैथोजन वापस से नियर फ्यूचर में इस पर्सन को अटैक करता है सेकेंड टाइम, सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी तब, ठीक है। तो अब आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया।
प्राइमरी रिस्पॉन्स के समय पर जो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई थी, उन एंटीबॉडीज के अंदर थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज मतलब अगली बार वापस बन सके ऐसे कुछ मेमोरी स्टोर हो गई, ठीक है। तो हम बोलते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड मेमोरी ऑल्सो स्टोर्ड, ये फर्स्ट बार में हुआ था, मेमोरी ऑल्सो स्टोर्ड, ठीक है। अच्छा, अगली बार तो आके तो बता, ऐसा हमारी बॉडी इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट टाइम पर अगर बाय एनी चांस ये पैथोजन फिर से हमारी बॉडी पर अटैक करता है, सेम पैथोजन दोबारा अटैक करता है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम था, यहाँ पर ये सेकेंड टाइम अटैक कर रहा है इसी इंडिविजुअल को जो कि पहले एक बार इन्फेक्ट हो चुका है, तब हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स क्रिएट करनी चाहिए? तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन कर सकती है, बिकॉज वो तो इस पैथोजन को पहले से जानती है, ये पैथोजन ऑलरेडी उनकी बॉडी में आ चुका है और अब हमारे पास में इसके लिए मेमोरी भी है। इसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं, एंटीबॉडीज बनने की प्रोसेस थोड़ी ज्यादा फास्ट होगी, राइट। तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? नाउ वी विल से दिस रिस्पॉन्स एज secondary response created by body, also called as an amnestic response। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीबॉडीज, ठीक है, वो भी कैसी? लार्ज नंबर, पूरी की पूरी आर्मी आ जाएगी अब तो सामने, आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट अ फास्टर रेट, ठीक है, टू फाइट द इन्फेक्शन causing agent या to fight the pathogen we can simply say। तो इस समय पर जब बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो कर रही है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के समय पर, या तो फिर जिसको हम एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, इस रिस्पॉन्स के समय पर हमें शायद डिजीज ना हो, राइट, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद हमें कोई डिजीज ही ना हो, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चों, ओके, तो शायद हमें डिजीज ही ना हो, या अगर बाई चांस हो भी गई तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा इंसान, उसको बहुत लंबा फाइट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बनी बनाए एंटीबॉडीज भी हैं शायद, या तो फिर एंटीबॉडीज बनाने के लिए मेमोरी स्टोर है, जल्दी जल्दी बना देगी बॉडी, ठीक है। तो ये चीज होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज अबाउट द रिस्पॉन्सेस शोन बाय द बॉडी। अच्छा, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, इन्फेक्टेड पेशेंट कब हुआ? पहली बार पैथोजन का अटैक हुआ, पर्सन इन्फेक्ट हुआ, तो बॉडी ने प्राइमरी रिस्पॉन्स शो किया, कुछ एंटीबॉडीज बनाई, कुछ मेमोरी स्टोर कर ली। अगर सेकेंड टाइम पे कॉन्सिक्वेंटली वापस से बॉडी को सेम पैथोजन अटैक करता है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं सेम पैथोजन की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि एक बार इंसान को मलेरिया हुआ था, अगली बार इंसान को डेंगू हुआ है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगा ना, बिल्कुल भी नहीं। पहली बार अगर मलेरिया हुआ है, दूसरी बार फिर से मलेरिया कॉजिंग एजेंट आ रहा था अगर, तो बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है ना। सेकेंडरी रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप की होती है बच्चों, हर कोई एंटीबॉडी हर किसी के अगेंस्ट काम नहीं करती है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने टीबी के लिए वैक्सीनेशन करा लिया, अगर तुम लोगों ने कोविड के लिए वैक्सीनेशन करा लिया, तो तुमको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है। अगर किसी ने कोविड के लिए वैक्सीनेशन करा लिया तो उस इंसान को मलेरिया नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिसिटी होती है इन चीजों की, ओके। सो ये हुई हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस। अब अगर आपको ये दोनों रिस्पॉन्सेस समझ में आए हैं तो इसको ग्राफिकली भी समझ लो, ताकि तुम्हारे माइंड में बिल्कुल छप जाए ये चीज। देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? इनिशियल एक्सपोजर हुआ है टू ए क्या है? एंटीजन। पहली बार एक्सपोजर हो तो तुम देखो धीरे 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 करके एंटीबॉडी बढ़ी तो सही, पर क्या बहुत ज्यादा बढ़ी? नहीं, थोड़ी बहुत बढ़ी। इंसान इस केस में डिजीज है, ठीक है। सेकेंडरी बार, सेकेंड टाइम पर अगर सेम पैथोजन का अटैक हुआ तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत शॉर्ट टाइम में बढ़ रहा है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे थे बच्चों? बहुत लॉन्ग टाइम में ये एंटीबॉडीज बनी थी। अब हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही ये एंटीबॉडीज कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया है, राइट। और ये होता है सेकेंडरी एंड एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। इसी वाले ग्राफ में हम एक और बात देख सकते हैं,
हम ये देख सकते हैं कि अगर पैथोजन दूसरा कोई आ गया है, सेम पैथोजन नहीं आया बल्कि दूसरा कोई पैथोजन आ गया है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है ये वाला, ये पैथोजन आया है, तो क्या हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट भी शो कर रही है? ऐसा तो नहीं है। हमारी बॉडी नए पैथोजन के लिए हर बार ही प्राइमरी रिस्पॉन्स ही शो करती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स एकदम शो नहीं होता। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। हम जब वैक्सीनेशन पढ़ेंगे तो हमारी कोई प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात थोड़ी बहुत समझ में आएगी। ठीक है, तो होपफुली दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी बात आप सबको समझ में आई है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएटेड बाय बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों मैं आप लोग का एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, और उसके आगे और भी काफी सारी चीजें वी विल स्टडी रिलेटेड टू द इम्यूनिटी पोर्शन। So I hope this lecture was very beneficial for all of you, and in this lecture we have studied so many different concepts related to the immunity, immunity innate type, immunity acquired type, and I hope कि आपको ये सारी concepts perfectly समझ में आ गए हैं and you are able to write this in your own language also. So dear students, by this I am ending this lecture. Now we will be meeting soon in the next lecture. Meanwhile, do not forget to share this lecture with all of your friends, and don't forget to like and subscribe the channel Amrit Raval Biology and Gravity Circle. Thank you.